हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार नमस्कार। और आप सुनिए, आप लोगों ने वीडियो में पहले में काफ़ी दिन कर लिया मर्दा के बारे में। आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ पहले वीडियो सारे समझ में आ गए होंगे, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी भी कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर वीडियो तो मिला ही नहीं, वीडियो तो मिला ही नहीं, ऐसा कमेंट आया है। उनको वीडियो मिला ही नहीं, वो इसलिए नहीं मिला कि सब्सक्राइब तो करके चल गए वो, लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया, उनको मिला ही नहीं। फिर बोले सर व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। अरे अपने आप आ जाएगा, आप लोग बेल आइकन दबाओ, अपने आप मैसेज आ जाएगा कि हाँ ओम स्वामी एग्रो क्लासेस ने वीडियो डाला है, तो आप देख लो। आप जुड़ जाओ सारे जने यूट्यूब चैनल के साथ में। और आप पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, मृदा के क्षरण के बारे में। ये मैंने इसलिए रख लिया था लास्ट तक, तो मैंने मर्दा सेशन पहले पढ़ा दिया, क्षण मैंने इसलिए रख लिया में से क्वेश्चन आएगा और मैं नहीं चाहता कि आप गलत करो। में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो क्वेश्चन क्या आएगा तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट डाल लो सॉइल इरोजन, पॉइंट डाल लो भाई सॉइल इरोजन। चल नहीं रहा, पॉइंट डाल लो भाई सॉइल इरोजन डाल लो भाई। और नाम लिख दो मृदाक्षरण, लिख दो मृदाक्षरण। कि मृदाक्षरण क्या होता है, तो परिभाषा पूछेंगे मृदाक्षरण क्या होता है बताना। मृदा का किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई सा ही हो, जल हो, हवा हो, अपन हो, पक्षी पशु कोई भी हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने क्या कहलाता है, मृदा का क्षरण कहलाता है। या मिट्टी का अपरदन क्या कहलाता है, मृदा का क्षरण कहलाता है। तो पहली परिभाषा लिख दो, क्या लिखोगे कि मृदा के कणों का, मृदा के कणों का किसी भी माध्यम से, ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई प्राकृतिक ही हो, कृत्रिम भी हो, कृत्रिम कोई सा भी हो, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, चले जाना क्या कहलाता है, मृदाक्षरण कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या भाई? अरे कोई दिक्कत है क्या मृदाक्षरण में? या मान लो ये परिभाषा याद नहीं होती तो दूसरी याद कर लो, सीधा पूरे बोल देंगे मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है, मृदाक्षरण कहलाता है। या मान लो आपको ये याद नहीं हो रही तो और अपने पास में ये याद कर लो कि मृदा के कणों का अपरदन, कणों का अपरदन मृदाक्षरण कहलाता है। ऐसे कर लो, मृदा के कणों का अपरदन क्या कहलाता है, मृदाक्षरण कहलाता है। ऐसे याद कर लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब आपको बताऊं मैं, प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष 12 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी का क्षरण हो सकता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, होता है, इतना मानते हैं, क्षरण हो सकता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 12 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी का क्षरण हो सकता है, कोई इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बताएं भाई 12 टन चल जाए, एक हेक्टेयर के अंदर एक साल के अंदर 12 टन मिट्टी का क्षरण हो जाए, वो एक स्थान से दूसरे में चले जाए, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। कितने ज्यादा? 12 टन से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में 16 टन पर हेक्टेयर का क्षरण होता है। कितना टन? 16 टन पर हेक्टेयर प्रति वर्ष। 12 टन से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की मिट्टियों में कितना होता है, 16 टन प्रति हेक्टेयर क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। तो परिभाषा तो हो गई, मृदा के कणों का किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरा में जाना मृदाक्षरण कहलाता है। मृदा के कणों का अपरदन क्या कहलाता है, मृदाक्षरण कहलाता है। प्रतिवर्ष 12 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी का क्षरण होना चाहिए, इससे अधिक तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अधिक कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर
16 टन प्रतिवर्ष मिट्टी का क्या होता है, चरण होता है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चले आगे। अब पढ़ेंगे ये क्षरण कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले एक नंबर डाल लो कि क्षरण ये कैसे कैसे हो जाता है। तो एक तो लिख लो, एक तो होता है वेव अपर्दन। क्या होता है, वेव अपर्दन। कौन सा अपर्दन, वेव अपर्दन। अब आपसे पूछे वेव अपर्दन क्या होता है, तब क्या बताओगे वेव अपर्दन में? अरे वेव में क्या बताओगे, बताना जब जल प्लस वायु दोनों मृदा का क्षरण करे तो उसे क्या बोल देंगे, वेव अपर्दन बोल देंगे। कि जब जल प्लस वायु, जल और वायु दोनों अगर मृदा का क्षरण करे तो उसे क्या बोल देंगे, वेव बोल देंगे। फिर आपसे पूछे 2 नंबर वाला का नाम है एंथ्रोपोजेनिक। क्या नाम है, एंथ्रोपोजेनिक। भाई ये क्या होता है तो बताना, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, तो इसका जवाब देना कि जब पशुओं की चराई करवाए, ऐसे लिख लो, पशुओं की चराई, पशुओं की चराई कराने से होने वाला क्षरण क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। तो एक तो हो गया वेव और दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक। तीसरा लिख लो एलुवियल। कौन सा, एलुवियल। जल के द्वारा बहाकर किया जाने वाला अपर्दन क्या कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। बोले कि एलुवियल क्या होता है, तो जल के द्वारा बहाकर किया जाने वाला अपर्दन एलुवियल कहलाता है। अरे बोल दे कि एवोलियस या तो एवोलियन या लाओस, ऐसे बोल दे ये क्या होता है। अरे एक तो बोल दे वेव अपर्दन, कौन सा, वेव। मतलब क्या बताओगे कि जब जल प्लस वायु दोनों मिलकर मिट्टी का अपर्दन करे तो वो क्या कहलाता है, वेव अपर्दन कहलाता है। फिर बोले कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, बताना। मनुष्य चराएगा पशु, ठीक है, तो पशुओं की चराई कराने पर जब वो घास फूस चढ़ जाता है और फिर मिट्टियां उड़ जाती है, कण उड़ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक बोलेंगे। फिर बोल दे कि एलुवियल क्या होता है, तो बताना जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों के द्वारा होने वाले क्षरण को क्या बोलेंगे, एलुवियल कहा जाएगा। फिर बोले एवोलियन लाओस क्या होता है, तो बताना कि हवा के द्वारा उड़ाकर अपर्दन करना। है ये 4 हो गए भाई, चारों याद कर लेना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, 4 हो गए चारों। एक वेव अपर्दन, ये वाला वेव दिख रहा होगा, ब्लैक में नहीं दिख रहा है, वेव अपर्दन। एक एंथ्रोपोजेनिक, कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक। एक कौन सा, एलुवियल, और एक कौन सा, एवोलियन या लाओस। ये तो कर सकता है, लेकिन अब आपसे बोले कि मुख्यतः क्षरण कितने प्रकार का होता है, एक क्षरण के प्रकार कितने होता है, क्षरण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्षरण के 2 ही प्रकार होते हैं भाई, प्रकार 2 प्रकार, ये एक और एक 2। एक का नाम है प्राकृतिक क्षरण, कौन सा नाम है, प्राकृतिक क्षरण। एक का ये तो नेचुरल इरिजन है, और ये आर्टिफिशियल इरिजन मतलब कृत्रिम क्षरण। इरिजन 2 प्रकार का ही होता है, इरिजन हैव 2 टाइप्स, सोल इरिजन हैव 2 टाइप्स, 1 टाइप्स नेचुरल इरिजन और सेकंड टाइप्स आर्टिफिशियल इरिजन। ये 2 प्रकार का होता है। अब बोलोगे सर प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम में क्या होता है। अब बात करें प्रकृति की, बात करें, देखो प्राकृतिक रूप से होने वाले क्षरण को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक क्षरण ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकृति के द्वारा। अगर प्रकृति करती है नेचुरल, मान लो कि आंधी आ गई, तेज आंधी आ गई, तेज वर्षा आ गई, तेज आंधी और तूफान आ गई, प्रकृति कर रही है, अपन तो रोक भी नहीं पाएंगे।
अरे आंधी आ जाती है, रोक पाते हो क्या? कोई नहीं, आंधी आती है सारे भाई, अरे खिड़कियां बंद कर दो, रे दरवाजे बंद कर दो, आंधी आ गई है, कोई नहीं रोकता है, सारे भाग भाग के घरों के अंदर। फिर भी देखो मिट्टी तुम्हारे घर में आ ही जाती है। ये होता है ना कि भाई जब आंधी आती है मई जून के महीनों में राजस्थान के अंदर, और आंधी अपने साथ मिट्टी लाती है, आपको मालूम चल जाता है पहले ही, आंधी आने के 10 मिनट पहले आपको मालूम चल जाता है कि भाई आंधी आने वाली है। तो मालूम चलता है कि जिस ओर से आंधी आती है वो अपने साथ में क्या लाती है, खूब सारी मिट्टी लेके आती है, और दूर से वो दिखने लग जाता है। और आप लोग आंधी आने से पहले घरों के खिड़कियां दरवाजे भाग भूग के बंद कर देते हो कि कैसे भी है ना मिट्टी घर के अंदर नहीं आ जाए, है ना। अब लगाते हो खिड़कियां खुली नहीं छोड़ते, खुद और अंदर मुंह बांध के सारे अंदर हो जाते हो, लेकिन फिर भी मिट्टी आपके अंदर आ ही जाती है, क्योंकि आंधियों से बहुत क्षण होता है। अब मानो कि अभी तेज बरसात आए, बहुत तेज बरसात हो जाए, तो तुम क्या रोक पाओगे? तुमसे बिल्कुल नहीं रुके। बरसात आने से पहले पहले सब चीजों को ढककर तुम लोग वापस घरों के अंदर, क्योंकि बाहर क्या होती है, बिजलियां चमकती है, और वो तेज बरसात के पानी वानी के साथ बहकर वो चली जाती है। तेज तूफान आ जाए तो उनसे बिल्कुल भी ना रुके। तो जिनको अपना ना रोक पाए, जो प्रकृति करे वो क्या होता है, प्राकृतिक ही होता है। तो बताने को जरूरत नहीं है, आप समझ जाना कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से होने वाले क्षण को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक क्षण कहा जाता है। क्या लिख दूं के लिख देता हूं, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से किए जाने वाला क्षण, किए जाने वाला क्षण क्या कहलाता है, प्राकृतिक क्षण कहलाता है। लेकिन इसके विशेष बात ध्यान रखना कि यह क्षण है ना मृदा निर्माण, मृदा निर्माण प्लस मृदा क्षरण दोनों क्रियाओं को साथ रखता है, दोनों क्रियाओं को साथ रखता है, प्रकृति साथ रखता है ये। और ये मृदा प्रकृति मृदा निर्माण दोनों को ये साथ रखता है, जब एक साथ ही होता है ये वाला, इससे कोई हानि नहीं होती, ये समझना, इससे कोई हानि नहीं होती। प्रकृति अपने आप मृदा का निर्माण करती है, अपने आप मृदा का क्षरण करती है, इससे कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती, हानि नहीं होती। अब बोलोगे सर कुछ तो होता है होगा, इतनी मिट्टियां उड़ती है तो कुछ तो होता होगा। हाँ हाँ, परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाए भाई, परिवर्तन हो जाता है, ये कोई विशेष बात नहीं। प्रकृति मृदा का निर्माण और मृदा का क्षरण दोनों को साथ रखती है, कोई हानि नहीं होती, बस परिवर्तन हो जाता है। वो मिट्टी बनाएगी, वो करेगी, हमें खेल यार मैं उठाना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब कृत्रिम होता है, ये होता है हानिकारक, इसे त्वरित क्षरण कहा जाता है। कौन सा? त्वरित। और कृत्रिम करता है कौन? मनुष्य ही करता है, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। अब मनुष्य कैसे भाई, मनुष्य खाएगा थोड़ी मिट्टी को, अरे मनुष्य मिट्टी खाएगा? नहीं खाएगा। पर कुछ कारण से मान लो कि मनुष्य मिट्टी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वो कारण है। एक ही जगह पर बार बार वनस्पति को खोद ले, पेड़ों को काट ले, अब पेड़ों की जड़ें तो मिट्टी को बांध के रखती है, तो पेड़ काट लेगा तो वहां से मिट्टी उड़ जाएगी। पशुओं को एक जगह पर चराए, बार बार घास उगने ना दे, तो वहां की मिट्टी का क्या होगा? क्षरण होगा। तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्षरण को, किए जाने वाले क्षरण को कृत्रिम क्षरण कहा जाता है, कृत्रिम क्षरण कहते हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं, डरने कोई बात नहीं है कि मनुष्य करता है तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्षण को क्या बोलेंगे? कृत्रिम क्षरण बोलेंगे। ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ गए होंगे। ये बहुत हानिकारक होता है, मनुष्य बिल्कुल मिट्टियां नहीं खाता। कभी सोचो भाई मनुष्य करता है, मनुष्य बिल्कुल मिट्टी नहीं खाता। अपने गाँव में तो इतना बोलता है कि भाई उड़ाएगा धूल, खाने को तो बोलता है खाएगा धूल, नहीं बोलते कभी भी, है ना। मनुष्य बिल्कुल नहीं खाता, बस वनस्पति को खोद ले, जानवरों को चरा ले, अच्छी क्रिया ना करे, पेड़ों को उखाड़ ले। अब देखना मुख्यतः क्षरण दो प्रकार से होता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। मुख्यतः क्षरण दो प्रकार का होता है, प्रकार का दो प्रकार का होता है। एक का नाम है, पहले वायु का देख लो, एक का नाम है वायु द्वारा, के द्वारा वायु द्वारा। अरे बस कोई हार्ड नहीं है, वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? वायवीय क्षरण कहलाता है। लिख दो कॉपी में मेरी और मत देखो, जल्दी से लिख दो।
कि वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? वायवीय क्षरण कहलाता है। इसकी कितनी अवस्था होती है? कितने प्रकार का होता है? ये कितने प्रकार का होता है, ये याद करना जरूरी है। तो सबसे पहला इसका प्रकार है वायु में, एक का नाम है सतह सर्पण, बोलेंगे सतह सर्पण, बोलेंगे सरफेस क्रिक, सरफेस क्रिक। ऐसे बोल दे कि वायु द्वारा श्वसन कैसे होता है तो बताना सतह सर्पण, सरफेस क्रिक, ये बोल दे। फिर बोले उछलन, 2 नंबर कौन सा? उछलन, बताना सेल्टेशन, क्या बोलोगे? सेल्टेशन। और तीसरा बोल दे, आपसे बोले निलंबन, तो क्या बताओगे? सस्पेंशन, क्या बोलोगे? निलंबन, सस्पेंशन। ठीक, ये कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। इसके द्वारा वायु के जल के वायु के द्वारा सतह सर्पण, सरफेस पे क्रिक करे रेंगे, वो सतह सरफेस। उछलन, क्या बोलेंगे? उछलन, उछले गिरे, उछले गिरे, उछले गिरे। निलंबन, ना गिरे बिल्कुल, हवा में खो जाए, हवा में मिल जाए, वो क्या होता है? निलंबन होता है। तो वायु के द्वारा सतह उछलन निलंबन। एक होता है जल द्वारा, द्वारा जल द्वारा, इसमें होता है एक तो लेयर रिवीजन, एयर वाला लेयर वाला रिवीजन, परत क्षरण। एक होता है, पहले बौछार देख लो भाई, एक तो होता है बौछार, वर्षा की बूंदों वाला बौछार क्षरण। एक होता है परत क्षरण, और एक होता है रील क्षरण। कौन सा? रील क्षरण। और एक होता है अवनालिका क्षरण। कौन सा? अवनालिका। ठीक है, कौन सा होता है भाई? अवनालिका होता है। तो वायु के द्वारा 3 और जल के द्वारा 4, सतह उछलन निलंबन, बौछार परत रील अवनालिका। लाइन से याद कर लेना, बौछार परत रील अवनालिका। अब पढ़ेंगे सबसे पहले वायु के द्वारा, और पढ़ेंगे सतह सर्पण के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। एक के बारे में नाम है सतह सर्पण, सरफेस क्रिक। समझना इसके अंदर ये क्या होता है? सतह सर्पण, ये कण वजन में भारी होते हैं। वजन में क्या होते हैं? भारी होते हैं। भारी कितने बार होते हैं? में कणों का आकार, अरे भारी का मतलब भाटा कौन हो? मोटा वाला। कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है। इसे तो याद कर लो भाई। ठीक, ऐसे बोले कि सतह सर्पण क्या होता है तो बताना कि इसमें कणों का आकार 0.5 mm से ज्यादा होता है। मोटा मोटा हो है, इतना मोटा कौन हो है? 0.5 छोटा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, छोटे से भी मोटा होता है। तो 0.5 mm के कणों का आकार होता है। ये वजन में भारी होता है। क्या होता है? वजन में भारी होता है। आपसे तो उड़ जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। वजन में भारी होते हैं। और जब हवा का दाब लगता है, क्या लगता है? जब हवा का दाब लगता है ना, जब हवा का दाब लगेगा तब ये क्या होंगे? हवा का दाब लगता है ना, वजन से उठ नहीं पाएंगे और क्या करेंगे? रेंग कर, क्रिक करेंगे। क्रिक ऐसा रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक, क्या बताओगे? कि एक स्थान से चले जाते हैं। फिर आपसे बोले कि इसे क्या बोलेंगे? सतह सर्पण बोलेंगे। तो बताना इससे 5 से 25% हानि होती है। इससे सतही सर्पण से यह सांप की तरह रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वजन में भारी होता है। कितने भारी होते हैं? 0.5 mm से भारी होता है। इसलिए हवा का दाब लगता है तो ये ऊपर उठ नहीं पाते, केवल पलटी मार कर चलते हैं सतह पर। ऐसा रेंग रेंग कर चलेंगे, उठेंगे नहीं। दूसरा मैंने आपसे से कहा था, उसका नाम है उछलन, सेल्टेशन। कौन सा होता है? उछलन। इनके कणों का आकार, इनके कणों का आकार याद कर लेना भाई। 0.1 mm, मोटा मोटा लिख रहा हूं भाई, 0.1 mm से 0.5 mm के बीच आता है। ये याद करना भाई।
उछलन में 0.1 से 0.5 mm के बीच होता है, मतलब उससे थोड़ी हल्की 0.1 mm से 5 mm के बीच के होते हैं। जब हवा का दाब लगता है, हवा का दाब लगने पर हवा का दाब लगने पर ये ऊपर उठ जाते हैं, वह फिर नीचे गिर जाते हैं, उठेंगे गिरेंगे, ऐसा उछल के चलेंगे, जैसे बचपन में आप चलते थे ना, उछल के, है ना। तो ये उछल कर चलते हैं, क्योंकि 0.1 से 0.5 mm के बीच क्या होता है, इनका आकार होता है। और आपको बता दें कि मर्दा का सबसे ज्यादा मतलब 75% क्षरण इसी से होता है। इसे याद कर लेना भाई, क्षरण इसी से होता है। ये बहुत अच्छा वाला है, समझ जाना इस बात को। अब आपसे पूछेंगे कणों का आकार, तो पूछेंगे कि उछलन में कणों का आकार कितना होता है, निलंबन में कितना होता है, सतह सपट में कितना होता है। तब क्या बताओगे आप लोग, कितना आकार होता है बताना। 0.1 mm से 0.5 mm के बीच होता है उछलन वाले का, और अभी एक का मैंने बता दिया सतह सपटन वाला 0.5 mm से अधिक। अब पढ़ेंगे अगले वाला, उसका नाम है निलंबन। क्या नाम है, निलंबन नाम है। तो बोलते हैं सस्पेंशन, बोलते भाई, क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। अब ये क्या होता है, ये हवा में घूमते रहते हैं भाई, ये नीचे नहीं आती, हवा में घूमते रहते गोल गोल। इनका देखना, इनके कणों का आकार याद कर लेना भाई, इनके कणों का आकार कितना होता है, तो बताना 0.1 mm से कम होता है। mm 0.1 mm से कम, मतलब वजन में क्या होंगे, वजन में हल्के होंगे, हल्के होंगे। और समझ लेना कि वजन में जब हल्के होंगे तो ये क्या होंगे, हवा के अंदर घूमते रहते हैं। हाँ घूमेंगे भाई, हवा के अंदर क्या होंगे, घूमते हुए रहेंगे। अब आपसे बोले कि कितना परसेंट, तो 3 से 4% क्षरण इसी अवस्था से होता है, क्षरण इसी अवस्था से होता है। ये लो भाई, ये वजन में हल्के होंगे तो हवा के अंदर घूमते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएंगे नहीं क्योंकि वजन में हल्के हैं। 3 से 4% क्षरण इसी से होता है। इसका स्क्रीन चलो, फिर चलेंगे आगे की ओर। अब देखो भाई नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। अब उसका नाम है, जल का हो गया, वायु का हो गया, अब पढ़ेंगे जल वाला। जल के द्वारा क्षरण, ये भी याद कर लेना, ये एक बार में समझ आना। पहला तो होता है बौछार, कौन सा होता है, बौछार होता है। दूसरा कौन सा होता है, परत होता है। तीसरा कौन सा होता है, रिल होता है। और 4 नंबर कौन सा होता है, अवनालिका होता है। मेरे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहले तो ये याद कर लो लाइन से, बौछार की बढ़ती हुई अवस्था परत होती है, और परत की बढ़ती हुई अवस्था रिल होती है, और रिल की बढ़ती हुई अवस्था क्या होती है, अवनालिका होती है। अवनालिका की घटती हुई रिल होती है, रिल की घटती हुई परत, और परत की बौछार। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि रिल क्षरण किसकी बढ़ती हुई अवस्था है, या ऐसे बोल दूं अवनालिका किसकी बढ़ती हुई अवस्था है, तब क्या बताओगे, यह रिल की बढ़ती हुई अवस्था है। किसकी, रिल की बढ़ती हुई अवस्था है। अब एक एक के बारे में, बौछार वाला क्या होता है, तो सबसे पहले ये वर्षा की बूंदों से, अरे अभी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कहीं तुम कहीं हम, ऐसा नहीं है। बरसात के मौसम में जब वर्षा आती है, आप बाहर जाके खड़े हो जाओ, और फिर वहां खड़े रहो कुछ देर के लिए। जब बारिश रुकती है आप देखना कि आपके पैंट के नीचे टखने तक है ना क्या आ जाएगी, रेत की बूंदें आ जाएगी। वो किसका उदाहरण है, बौछार का ही है। वर्षा की बूंदों से अगर कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अरे उसे क्या बोलेंगे, बौछार ही बोलेंगे। वर्षा की गहनता पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ
ये मोटी मोटी छाटा तो मोटा मोटा क्षरण है, और छोटी छोटी छाटा तो छोटा छोटा क्षरण है। या मोटी पड़ेगी ना तो ज्यादा उछल सी, और छोटी पड़ती ना कम उछल सी। तो ये समझ जाओ कि वर्षा की गहनता आए हुआ है, वर्षा की बूंदा आए हुआ है। जब मोटी होगी तेज गति से होगी तो ज्यादा उछल जाएगी, और कम होगी तब ये कम उछल जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से है नहीं आप लोगों को। अब पढ़ेंगे 2 नंबर परत क्षरण। अब देखना जब वर्षा हो जाती है, और वर्षा हो जाने पर समझना कि खेत, ये आपका खेत है, अभी वर्षा बहुत तेज हुई थी तो खेत के अंदर से पानी अगर बहकर बाहर जा रहा है, धीरे धीरे बहकर बाहर जा रहा है, तो जा रहा है परत के रूप में जा रहा है, दिखता नहीं पर वो जा रहा है, पानी नहीं साथ में सारे तत्व खाद वाद भी वो लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि वर्षा के जल के साथ, वर्षा के जल के साथ परत के रूप में, परत के रूप में कणों का बहकर खेत से बाहर चले जाना, बाहर चले जाना। समझ गए कि खेतों से मंद मंद गति से जब पानी बहकर बाहर जाता है, और वो जाता है तो अपने साथ में खाद वाद लेके जाता है, ऊपर से नाले नहीं होती, खाद वाद सारा लेके हमारा खाद दूसरे वाले खेत में लेके चल जाता है। ये देखा होगा दूसरों का पानी अपने खेत में आता है और खाद लेके आता है खूब सारा। तो यह क्या होता है, उपजाऊ मिट्टियों का सबसे हानिकारक होता है। ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। उपजाऊ मिट्टियों का सबसे हानिकारक क्षरण, उपजाऊ मिट्टियों का सबसे हानिकारक क्षरण कौन सा होता है? तो क्या बताओगे? परत ही होता है। कौन सा होता है? परत होता है उपजाऊ मिट्टियों का सबसे हानिकारक क्षरण। यह आंखों से दिखाई नहीं देता, यह आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आंखें कुछ देखती नहीं है, आंखें फूट जाती है, अंधी हो जाती है, देखती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आंखों का मतलब ये होता है कि पानी बहता रहता है लेकिन कुछ लगता नहीं कि भाई हाँ गड्ढे वड्ढे खुद रहे या जा रहा है, लेकिन वो जा रहा होता है। कौन? खाद वाद जा रहा होता है उसके साथ में। हमारे खेतों में बहुत खाद है अब की बार दूसरों के पानी से, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक होता है अपने तो प्रति होना चाहिए, बह बहकर वहां से आ जाए। एक होता है रिल। क्या होता है? रिल क्षरण होता है। परत क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था क्या होती है? रिल क्षरण होता है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जल से, यह समझ लेना भाई, इसके अंदर जल से खेत में छोटी छोटी नालियां, ठीक है, छोटी छोटी नालियां बन जाए, अरे छोटे छोटे क्या बन जाए? गड्ढे बन जाए, छोटे छोटे। अरे गड्ढे भाई, खड्डे नहीं, गड्ढे रे। गड्ढे गड्ढे में फर्क होता है भाई, गड्ढे गड्ढे में फर्क होता है सर। गड्ढा आवाज घड़ा उंडा, गड्ढा गड्ढा ना, गड्ढा ऊपर ही होता है, थोड़ा 1-2 मीटर का होता है गड्ढा, गड्ढा बहुत गहरा होता है। नालियां या गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाएंगे तो अपन लोग कृषि क्रिया करके खेत में ट्रैक्टर चलाकर अपन लोग इसे आराम से कर देंगे। कृषि क्रियाओं से आराम से ये सही हो जाएगा। अगर ये सही हो जाता है ना तो वो क्या कहलाएगा? रिल क्षरण कहलाता है। यहाँ तक उतार लो भाई, रिल क्षरण क्या होता है? तो खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है और वो फिर ट्रैक्टर से सही हो जाता है। अब लास्ट का जो अपना होता है वो होता है अवनालिका। कौन सा होता है? अवनालिका। समझ लेना मेरे साथ में, रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था क्या होती है? अवनालिका। ऐसा एग्जाम में पूछा है कि रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी होती है? अवनालिका। या समझ लेना उल्टा पूछ दे कि अवनालिका किसकी बढ़ती हुई अवस्था है, तो रिल की है, तो ये लिख दो कि रिल की बढ़ती हुई अवस्था, रिल की बढ़ती हुई अवस्था, बढ़ती हुई अवस्था क्या कहलाती है? अवनालिका कहलाती है। आगे बात करें, आगे चर्चा करते हैं। यह सबसे हानिकारक होता है। अब दिमाग की घंटियां बज गई होगी सर, अभी तो आप लोग परत को बता रहे थे हानिकारक, लेकिन मैंने वहां शर्त रखी थी कि जो मिट्टियां उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टियों का सबसे हानिकारक कौन सा होता है? उपजाऊ का सबसे हानिकारक परत होता है, क्योंकि दूसरों का खाद बहाकर अपने खेतों में वो ले आता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा? अवनालिका। यह क्षरण में सबसे हानिकारक क्षण होता है, सबसे हानिकारक होता है क्षण। और गहरे खड्डे, अब की बार खड्डे बनेंगे भाई, ना कि गड्ढे बनेंगे। गहरे खड्डे व नाले व नालियां बढ़ जाती है,
बहुत गहरी गहरी नालियाँ, इनको कृषि क्रियाएं करके सही नहीं कर सकते, इनको कृषि क्रियाएं करके सही नहीं किया जाता। ठीक है, पूछेंगे किसकी बढ़ती हुई, तो रील की बढ़ती हुई अवस्था है कौन सी, अवनालिका। और यह है बहुत बड़ी, इसमें खेतों में क्या होगा, गहरे गहरे खड्डे और गहरे गहरी नालियां बन जाएगी। ऐसे आपको कई बार देखना, कई जगह पे आप देखोगे कि वहां पर खेतों के अंदर कृषि नहीं करते, बहुत गहरी खाइयां होती हैं, गलियारे होते हैं ना, वो सही नहीं हो पाते, बहुत लंबे एरिया के अंदर वो पानी से हो रहे के सारे, उनको क्या बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, सबसे हानिकारक कौन सी, अवनालिका। और फिर बोलेंगे उपजाऊ मिट्टियों की कौन सी, वो कौन सी होती है, परत वाली होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।